हेलो क्लास 9th। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था विलयन, विलेय, विलायक और विलयन की विशेषताएं। तो आज की टॉपिक है विलयन की सांद्रता। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विलयन की सांद्रता। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त विलयन कहा जाता है। देखिए विलेय क्या होता है, जो पदार्थ किसी विलायक में घुलते हैं उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस मात्रा के आधार पर ही विलयन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन। तो हम विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर कितने टाइप के विलयन होते हैं: तनु, सांद्र, संतृप्त विलयन। तनु किसे कहते हैं, जिसमें नॉर्मल सा विलयन हो। सांद्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। इट मीन्स ये कहे कि अगर वो विलयन हाथ पे अगर गिर जाए तो फफोले पड़ जाएंगे, बहुत ही स्ट्रांग होता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक देखिए। संतृप्त विलयन, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी विलयन को अगर रखा जाए तो उसमें विलेय पदार्थ जो होता है वो घुलता नहीं है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रखा जाए तो विलेय पदार्थ की मात्रा और डालने पर घुल जाए, वो और भी डाला जाए तो घुल जाए, यानी कि वो घुलता जाए, तो ये कहा जा सकता है कि वो संतृप्त नहीं है, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त यानी कि उसमें स्तर अधिक हो, यानी कि इतना ज़्यादा है कि उसका स्तर वो ऑलरेडी पहले से ही नहीं घुल रहा है टेम्परेचर पे, तो हम उसमें और डालने की कोई चांसेस ही नहीं बनती है। अब विलयन की सांद्रता पता करने का फार्मूला है विलेय की मात्रा अपान विलयन की मात्रा। यानी कि कोई विलयन आपको दे दिया गया, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया चीनी और जल का विलयन है, उसकी सांद्रता आपको ज्ञात करना है। उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलेय यानी कि जो चीनी होगा उसकी मात्रा दिया होगा क्वेश्चन में, और जो विलयन होगा उसकी मात्रा दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसे आपको इस फार्मूले से कैलकुलेशन कर देंगे तो विलयन की सांद्रता फाइंड आउट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा क्या होता है, विलयन की मात्रा में क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, बल्कि किसका दिया होता है, विलेय और विलायक का दिया होता है। तो यदि आप विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान ऐड कर देंगे तो आपको विलयन का द्रव्यमान यानी कि विलयन की मात्रा पता हो जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन क्या होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय यानी कि जो ठोस पदार्थ है जिसे डाला जाता है, पदार्थ के कण द्रव्य विलायक में घुलते नहीं है। यानी कि एक ऐसा विलयन कि विलेय विलायक में घुलता ही नहीं है बल्कि चारों ओर फैले होते हैं, अर्थात निलंबित रहते हैं, चारों ओर फैले रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जिसमें जो विलायक के कण विलेय के कण होते हैं विलायक में वो दिखते हैं, उसमें फैले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाक और जल का मिश्रण, चाक और जल का मिश्रण कभी देखिएगा, चाक उसमें जो होता है वो घुलता नहीं है बल्कि उसमें फैला होता है, हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से। पानी में रेत के कणों का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण कर दीजिए, वो मिक्स तो हो जाते हैं बट जो कण होते हैं रेत के वो हमें दिखाई देते हैं, तो उसमें फैला होता है बट घुलता नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन। अब निलंबन की विशेषताएं क्या होती हैं, आप ये बुक से स्टडी करके खुद से लिखिएगा, कम से कम 3 या 4 विशेषताएं लिखिएगा। अब कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, कोलाइड जो होता है वो निलंबन व वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था होती है। बीच की अवस्था यानी कि वो निलंबन भी नहीं होता है और वास्तविक विलयन यानी कि घुला भी नहीं होता है, यानी कि ना तो संतृप्त विलयन होता है ना तो असंतृप्त ना ही निलंबन, उसके बीच की अवस्था होती है। निलंबन की अपेक्षा कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने के कारण ये विलयन आंखों से तो समान दिखाई पड़ते हैं। यानी कि निलंबन में तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो कण दिखाई देते हैं ठोस के, जो विलेय कण होते हैं वो ठोस दिखाई देते हैं, इसमें भी दिखाई देते हैं बट इतने छोटे होते हैं इसके कण कि हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, बल्कि अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ये विषमांग दिखाई देते हैं। यानी कि अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उसके जो कण होते हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूध और पानी का मिश्रण,
दूध और पानी का मिश्रण कर दिया जाता है तो हमें दूध और पानी दिखाई नहीं देगा कि इसमें पानी मिक्स भी है, बट इसे हम अति सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें दूध और पानी साफ साफ दिखाई देगा। अब कोलाइड की विशेषताएं क्या होती हैं ये आप बुक से स्टडी करके खुद से लिखिएगा, एटलीस्ट 3 या 4 विशेषताएं लिखिएगा। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आँख से नहीं देख पाते। कोलाइड जो विलयन होता है, कोलाइड विलयन में कणों की संख्या आकार इतना छोटा है कि हम उसे आँख से नहीं देख पाते, बल्कि अति सूक्ष्मदर्शी से ही दिखता है वो। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अगर पता करना हो तो ये जो प्रकाश की किरण को होती है ये फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कि ग्लास में दूध ले लीजिए, और ग्लास में अगर एक कांच की गिलास है एक खाली लीजिए और जिसमें कुछ ना, और एक कांच की गिलास में दूध को फिल कर लीजिए। आप दोनों से टार्च को जलाइएगा। टार्च से जलाने पे जो खाली ग्लास होती है उसमें से प्रकाश सीधा सीधा जाता है, और जिसमें ग्लास में दूध होता है उससे जब प्रकाश जाता है तो वो चारों तरफ फैल करके जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो जो प्रकाश का फैलना होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण यानी कि अलग अलग करना। कोई मिश्रण है उसमें जो विलेय और विलायक हैं उन्हें दोनों को अलग करना। अब मिश्रण के अवयवों में पृथक्करण के 3 स्थितियां संभव, यानी कि उन्हें अलग करने के लिए 3 प्रोसेस हैं, यानी कि 3 स्थितियां होती हैं उन्हें अलग करने का। पहला क्या होता है? 2 ठोसों के मिश्रण का, यानी कि 2 ठोस मिक्स हो तो उन्हें पृथक्करण करने का प्रोसेस होता है। दूसरा क्या है? 1 ठोस और 1 द्रव का मिश्रण हो तब उन्हें कैसे अलग किया जाएगा। तीसरा क्या है? 2 द्रव का मिश्रण हो तो उन्हें कैसे अलग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला, 2 ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण, यानी कि 2 ठोसों को मिश्रण को पृथक्करण यानी कि अलग करने में कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं। उसमें से पहली विधि जो है वो है उचित विलायक के प्रयोग द्वारा, यानी कि कौन सा उचित विलायक मिला दिया जाए जिससे वो अलग हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल में चीनी व रेत का मिश्रण। चीनी और रेत, देखिए चीनी भी एक ठोस है, रेत भी एक ठोस है। दोनों को अलग करने के लिए हम कौन सा विधि अपनाएंगे? उचित विलायक के प्रयोग द्वारा। और वो उचित विलायक क्या होगा? विलायक उचित क्या होगा? जल होगा। चीनी व रेत के मिश्रण में हम जल को डाल दें, यानी कि जल उचित विलायक होगा। उस विलायक में ये जो चीनी होगा वो घुल जाएगा। उसके बाद उसे वाष्पन द्वारा या छानन द्वारा किसी तरह से आप अलग कर सकते हैं, जिससे रेत और चीनी अलग हो सकता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरी विधि क्या है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा भी 2 ठोसों को अलग किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में नमक व अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। नमक भी एक ठोस है, अमोनियम क्लोराइड भी एक ठोस है। दोनों को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। जैसे दोनों के मिश्रण में अगर हम ऊर्ध्वपातन यानी कि टेम्परेचर पे उन्हें दें, एक चीनी मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें हम दोनों को गर्म करें, दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस बन करके उड़ जाता है। बचता हमारा क्या है? उस चीनी मिट्टी के बर्तन में नमक बचता है। इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड को और नमक को अलग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। जो तीसरा विधि है वो है चुंबक के प्रयोग द्वारा। चुंबक के प्रयोग द्वारा भी हम 2 ठोसों को अलग कर सकते हैं। जैसे लोहे की छीलन और सल्फर का मिश्रण है, दोनों को अलग अलग करना है। लोहे की छीलन यानी कि जो लोहे की बुरादे टाइप का होता है, उन दोनों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो चुंबक अगर हम उसके पास लेके जाते हैं, जो लोहे की छीलन होती है वो चुंबक पे आके चिपक जाते हैं, और सल्फर जो होता है वो हमारे कंटेनर में बच जाता है। तो इस तरह से हम लोहे की छीलन और सल्फर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, 1 ठोस और 1 द्रव का मिश्रण हो तो उसे हम कैसे अलग करेंगे। तो 1 ठोस और 1 द्रव के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। उसमें से पहली विधि है छनन विधि द्वारा। छनन द्वारा पृथक्करण, जैसे चाक और पानी का मिश्रण है तो उसे हम कैसे अलग करेंगे। देखिए चाक एक ठोस है और पानी एक द्रव है। इन दोनों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं,
इनके विलयन को एक फ्यूनल ले लेते हैं। फ्यूनल में हम एक पेपर लगा देते हैं, पेपर से हम छानते हैं, तो जो चाक होता है वो उस फ्यूनल में रुक जाता है और जो पानी होता है वो छनकर नीचे चला जाता है हमारे कंटेनर में। तो ये पहली विधि से हम चाक और पानी के मिश्रण को अलग कर लेते हैं। दूसरी विधि क्या है? अपकेंद्रीयकरण द्वारा पृथक्करण। हम दूध से क्रीम निकालते हैं या दही से मक्खन निकालते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है? अपकेंद्रीयकरण विधि द्वारा होता है। तीसरा है वाष्पन द्वारा पृथक्करण। देखिए, नमक एक ठोस है और पानी जो है वो एक द्रव है, तो दोनों के मिश्रण को अलग करने। अब चौथी विधि क्या है? क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक्करण। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्र के जल से नमक, जो समुद्र जल होता है उसमें नमक भी होता है और जल भी होता है, उसके पृथक्करण को हम कैसे करते हैं? क्रिस्टलीकरण द्वारा। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? किसी भी विलयन को हम गर्म करके उसे क्रिस्टल बना लेते हैं और क्रिस्टल बना करके अलग करते हैं, तो उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। पांचवी विधि क्या? वर्ण लेखन द्वारा पृथक्करण। वर्ण लेखन में किसका पृथक्करण होता है? रंगों का पृथक्करण होता है। रंगों का पृथक करने में प्रयोग किया जाता है किसका? वर्ण लेखन विधि का। अब हमारे तीसरे पॉइंट में क्या पृथक्करण करना है? दो द्रवों का मिश्रण होता है तो उनका पृथक्करण कैसे करते हैं? तो पहली विधि जो है आसवन व प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण, और दूसरी विधि है पृथक्करण कीप द्वारा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे तो ये विधियाँ कैसे अप्लाई की जाती हैं, कैसे हम दो द्रवों को इन विधियों से अलग करते हैं। तो इन वीडियो में आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। इन वीडियो को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।